और खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक है और विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे ये बैठक होगी और विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन होगा। तो समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में बजट सत्र के दौरान, विधानसभा सत्र के दौरान। तो विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि किन मुद्दों पे सरकार को घेरा जाए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी गूंज सदन में सुनाई देगी, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अब से कुछ ही देर के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई है। अपने सभी विधानसभा दल के जो नेता हैं उनको वो वहां पे मौजूद रहेंगे। सारे विधायकों को मौजूद रहने के लिए बुलाया गया है और इस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि सत्र का आगाज होना है। उस सत्र के आगाज से ठीक पहले बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष के तौर पर पूरी भूमिका निभाएगी और सड़क से लेकर सदन तक का जो प्रदर्शन होगा वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस वो रणनीतियां आज तय होंगी उन रणनीतियों पे काम जो है वो किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो अब से कुछ ही देर के बाद जो इस बैठक का शुरू होगी, उस बैठक के बाद से बहुत से ऐसे फैसले होंगे जो बेरोजगारी के मुद्दे के होंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें बढ़ती महंगाई को लेकर के, इस पर चर्चा की जाएगी। किसानों की समस्याओं को लेकर इस पर जो है बातचीत की जाएगी। जो लगातार गन्ना किसानों के मूल्य की वृद्धि को लेकर के दर बढ़ाने की बात कही जा रही थी, उस मुद्दे को लेकर के उठाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर के इस पे बड़ी चर्चा की जा सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से भी कानपुर में 3 दिन पहले ही घटना घटी थी और मां बेटी को जो है आग से जल गई थी, उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के जो बड़े बड़े दावे सरकार कर रही थी, जो दावे शायद वो फेल होते नजर आ रहे थे, उन दावों को भी उठाने की बात कही जाएगी। इनके साथ साथ में किसानों का धन, जो गन्ना मूल्य है वो भुगतान नहीं मिल पा रहा, चीनी मिलों का जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा, उन मुद्दों को उठाया जाएगा। और बेरोजगारी का मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है, उसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। और उस मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव निश्चित तौर पे जो है इस पे चर्चा करेंगे अपने विधायकों के साथ में और रणनीतियां बनाएंगे कि कैसे विधानसभा पहुंचना है और किस तरीके से विधानसभा पहुंचने के बाद से हम अपने जो मुद्दे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम कैसे उठाएंगे और सदन में कैसे इन चीजों को रखेंगे, उन सारी चीजों पर चर्चा आज होनी है। जी संदीप, क्या इसमें शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि चुनाव भी करीब है, उससे पहले यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, तो निश्चित तौर पे उन्होंने पहले ही आगाज किया था और एक पत्र लिखा गया था विधानसभा अध्यक्ष को कि शिवपाल को जो है आगे की सीट दी जाए, यानी कि तो उनको आगे बुलाने के लिए बात जो कही गई थी उसमें निश्चित तौर पे आज की इस बैठक में शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ उनके सारे जो विधायक हैं, विधायक दल, वो सारे मौजूद रहेंगे और इस विधायक दल की जो बैठक होगी वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगी और उस बैठक में कई अहम बातें रखी जाएंगी जो विधानसभा में आवाज गूंजेगी और इसको लेकर के वो चर्चाएं अब से कुछ ही देर के बाद की जाएंगी और फिर उसके बाद से निर्णय लिए जाएंगे कि आखिर सत्र का आगाज कैसे होना है और सत्र तक अपनी आवाज को कैसे पहुंचाना है। जो किसानों का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है, बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों को कैसे उठाएगी समाजवादी पार्टी, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। जी ठीक है संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो लखनऊ से ही अगली खबर है, जहां समाजवादी पार्टी शुरू करेगी जातीय जनगणना अभियान और समाजवादी पार्टी जो है वो ब्लॉक वार जातीय जनगणना अभियान की शुरुआत करेगी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह अभियान चलेगा। पहले चरण में 24 फरवरी से 5 मार्च तक विभिन्न जिलों में यह अभियान चलेगा और जल्द ही अगले चरण के कार्यक्रम की भी घोषणा होगी। जातीय जनगणना और सपा शुरू करेगी ब्लॉकवार
जातीय जनगणना अभियान। ज्यादा जानकारी इस पे संदीप देंगे। संदीप, ये जो अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है, इसके पीछे क्या एजेंडा और कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा? अगर बात की जाए जातिगत जनगणना की, तो वो समाजवादी पार्टी अब सड़क से लेकर के सदन तक करने वाली है। इस मुद्दे को उठाने के लिए 24 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और पूर्वांचल से इसकी शुरुआत की जाएगी। पूर्वांचल से वाराणसी से लेकर के 5 वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, इन जगहों पे जो है इस अभियान का शुभारंभ करेगी समाजवादी पार्टी। और ये 5 मार्च तक ये अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान में ब्लॉक स्तर पर इस अभियान की संगोष्ठियां निर्धारित की गई हैं। इस संगोष्ठियों में कई बड़े अहम फैसले किए जाएंगे और इसकी जो जनगणना की बात कर रहे हैं, उस जनगणना को लेकर के काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि जातिगत जनगणना को अगर बात की जा रही तो इससे पहले भी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को पहले भी उठा रही थी और आज भी उस मुद्दे को उठा रही है। यानी कि जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए अब संगोष्ठियों का जो है वो सहारा लेंगी और संगोष्ठियों के माध्यम से जो ब्लॉक स्तर है, उन ब्लॉक स्तरों को मजबूत करेंगी। यानी कि ये मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र और भदोही, इन जैसे जगहों पे जो है पूर्वांचल से शुरुआत करके ये पूरे उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसका अभियान चलाया जाएगा। ये 24 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत समाजवादी पार्टी कर रही है और ये 5 मार्च तक इस अभियान को चलाएगी। जी ठीक है संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो ये अभियान जो है वो समाजवादी पार्टी चलाएगी। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम आज है और विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी यहां मौजूद रहेंगे। और विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम आज है। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दीवान आम आगरा कोर्ट में एक कार्यक्रम है, आगरा फोर्ट में माफ कीजिएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे भी यहां पे मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा आएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दीवान आम आगरा फोर्ट में कार्यक्रम होगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है ताकि कोई लापरवाही ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम 5:30 बजे एक कार्यक्रम होगा और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इसमें मौजूद रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में शामिल होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शाम 5:30 बजे कार्यक्रम होगा और शिवाजी के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली है। तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं ताकि कहीं पे कोई लापरवाही ना हो, कोई अनियमितता ना हो। कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे भी यहां पहुंचेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहां होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा कई और दिग्गज भी यहां पहुंचेंगे और शिवाजी महाराज के जो जीवन है उस पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके योगदान पे प्रकाश डाला जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह शाम 5:30 बजे देवानयाम आगरा फोर्ट में ये कार्यक्रम होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे और आगरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट इस कार्यक्रम को लेकर, ताकि भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, कोई लापरवाही ना हो। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, आज मुख्यमंत्री आगरा आ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ होंगे, कई दिग्गज पहुंचेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती कराने लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी सफल कर दी है और यहाँ महाराज और यहाँ पर जो बताया जा रहा है शाम के 7:30 बजे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके पराक्रम और गौरव के बारे में बहस की जाएगी, रखा जाता है। जानकारी तमाम इसी पूरे कार्यक्रम में तमाम मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। करीब 2000 लोग कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी बात बताई। चलिए कृष्णा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। अभी आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं पहुंच पा रही, शायद आप उस कार्यक्रम स्थल पे मौजूद है और वहां से जो पीछे की आवाज़ें हैं वहां पे शिवाजी महाराज के जिस तरह के समर्थन में नारेबाजी हो रही है वो सुनाई दे रही है। मैं आपके पास फिर आऊँगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आज आगरा में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। खबर रामपुर से है, जहां एक बार फिर खाकी पर दाग लगा है। जनता की रक्षा करने वाले पर ही जनता शोषण का आरोप लगा रही है। यहां बताया जा रहा है कि पहले मिलक के दारोगा पे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद अब दरियाल चौकी इंचार्ज रहे दारोगा पे दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद एक्शन लेते हुए एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दारोगा रामवीर सिंह राठी को सस्पेंड कर दिया। और खबर आगरा से है, जहां पे मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। दबंगई और मारपीट का एक और वीडियो सामने आया है। बीते दिन एक पक्ष का मारपीट करते वीडियो वायरल हुआ था, आज दूसरे पक्ष का मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खेरिया मोड़ का यह मामला, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जहां महिलाओं को भी पीटा गया, युवतियों के साथ भी मारपीट की गई। तो आज दूसरे पक्ष का मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। कल एक पक्ष का वीडियो आया था और कैसे यहां पे विवाद लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरें बता रही। तो मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। और बीते दिन एक पक्ष का मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया था, आज दूसरे पक्ष का है। और बागपत से खबर है, जहां एक्सप्रेस वे पे एक ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक के टायर में आग लगने से काफी हड़कंप मच गया। ट्रक चालक ने अपनी जान कूदकर बचाई। खेकड़ा थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ, जहां वक्त रहते इस ट्रक को साइड में रोका गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक के जो टायर थे उनमें सबसे पहले आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलने लगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आग बुझाने की जो कोशिश है वो कुछ लोग करते हुए नजर आए। दमकल विभाग की टीम मौके पर वक्त पे पहुंच गई थी और इस आग को फैलने से रोका गया। हालांकि इस आग की वजह से कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।
और झांसी से खबर है जहां दो सगे भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और विवाद के बाद एक भाई ने दूसरे भाई के घर में आग लगा दी। पीड़ित ने महिला यानी जो पीड़ित है उसने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उल्दन थाना इलाके के ग्राम बिजना का यह मामला है। खबर आगरा से है जहां शहीद नगर स्थित उपाध्याय अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और यहां पे विधायक छोटेलाल वर्मा, अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने शुभारंभ किया, जिसके बाद यहां पे कई और दिग्गज भी मौजूद थे और लोगों की मदद के लिए कैसे उनको राहत दी जा सकती है ये बताया गया। और ये सेंटर भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ हम लोगों के यहाँ नेत्र से के साथ, लेकिन मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें इलाज कराने से बेहतर है बचाव करना है। बचाव क्यों करना है? क्यों जितनी भी बीमारी हो रही है, अनपढ़े और अनजान लोग जब दवाई दे देते हैं किसी को भी तो वो नुकसान करती हैं। पेन किलर खासतौर से, एंटीबायोटिक खासतौर से, ये सारी चीज़ें होती है। साथ में अगर आपको बीपी है और आपको शुगर है तो ये बीमारियां कम से कम 10 गुना बढ़ जाती हैं और आदमी अल्टीमेटली लैंड कर जाता है किडनी फेलियर की तरफ, जिसके लिए डायलिसिस से बाद में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा, कभी कैंप भी लगाएंगे और इसके माध्यम से भी ये चाहें कि लोग इस डायलिसिस वाली प्रॉब्लम से बचें और जब ज़रूरत हो तो डायलिसिस को समझें और डायलिसिस ज़रूर कराएं, क्योंकि फिर उनकी एज कम हो जाती है। डायलिसिस ऐसा वरदान बन के आया है किडनी के मरीजों के लिए कि उनका जीवन आम आदमी की तरह भी चल सकता है अगर वो डायलिसिस को समझ ले और दवाइयों को समझ ले। आगरा के लिए आज एक अच्छा दिन है कि उपाध्याय नर्सिंग होम राजीव उपाध्याय जी चला रहे हैं। नेफ्रो प्लस कंपनी के मशीनों के द्वारा आज यहाँ पर डायलिसिस सेंटर 6 मशीनें आई हुई हैं और इसमें कार्ड धारकों का भी होगा और जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं या दीनदयाल उपाध्याय या प्राइवेट भी हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे मरीजों से मेरी बात हुई है, इनकी किडनी एक की पुलिस में जवान है, लेकिन इस बात पर गई कि एक पेन किलर की एक गोली उसने खा दी पेट में दर्द होने पे बिना डॉक्टर की सलाह के, केवल उसने किडनी ले गए। और एक किसी प्रतिष्ठित दिल्ली के अस्पताल ने डायबिटिक होने के बाद उनको अन्य प्रिस्क्रिप्शन तो दिया लेकिन डायबिटीज़ का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, जिससे साल भर में उनकी किडनी चली गई। और ज़्यादातर लोगों की हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के कॉम्बिनेशन से किडनी गई है। तो ये उद्घाटन किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं लोगों से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि उनका बीपी हाई रहता है या लो रहता है या शुगर बहुत रहती है तो वो चेक कर लेंगे, परहेज कर लेंगे और उसका इलाज कर लेंगे। आगरा की और खबर गाजीपुर से है जहां महाराजा सुहेलदेव की जयंती पे समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पे निशाना भी साधा और ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हम वीर योद्धा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं। महाराजा सुहेलदेव की वीरता का प्रमाण आज भी बहराइच जिले के नानपारा का मैदान है, जहां उनके द्वारा उपयोग की गई 40 किलो की तलवार आज भी मौजूद है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवान राम के साथ वानर लड़े ना, लेकिन पूरे देश में एक भी आवास नहीं बन पाया उनके रहने के लिए। इसी तरह आज़ादी के बाद कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, सपा बसपा को जिताया, लेकिन शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जो अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, शोषित है, इसको इस्तेमाल खाली किया जाता है ना। ऐसा क्यों इनके साथ होता है? और इतिहास गवाह है, अहिल्या और तारा 2 सदी रही। तारा की अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी रानी से। कौन सा माँ बाप है जो जिसके पास 2 बेटी हो, एक इंसान से, बंदर से? तो नल लील अंगद जामुन सुग्रीव वाली ये बानर नहीं थे, इंसान थे, वो भर बानर थे।
और लखनऊ से खबर है, जहां सिक्किम कैडर के आईएएस अंजनी कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है। यूपी में 1 साल के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है, यानी उनका सेवा विस्तार 1 साल के लिए किया गया है। और आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले आईएएस को 1 साल और उनके सेवा विस्तार किया गया है। 2005 बैच के आईएएस अंजनी सिंह फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर पद पर तैनात है। 15 फरवरी 2024 तक यूपी प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे अंजनी कुमार सिंह। और यूपी में 8 साल की प्रतिनियुक्ति के बाद एक बार फिर अंजनी सिंह की 1 साल की प्रतिनियुक्ति हुई है। और सपा सरकार में 15 फरवरी 2015 को यूपी प्रतिनियुक्ति पर आए थे आईएएस अंजनी कुमार सिंह। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे बड़ा हादसा हुआ, जहां कोहरे के चलते आपस में कई गाड़ियां टकरा गई। 12 से अधिक वाहन आपस में टकराए। हादसे के चलते कई लोग घायल भी हुए और जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हादसे के वक्त का यह वीडियो सामने आया है, जिसे देख के समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह था, जहां एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराई। और खबर लखनऊ से है, जहां फ्लाईओवर से नीचे अनियंत्रित कार नीचे गिर गई और सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई, जबकि एक शख्स घायल हुआ। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से ये कार नीचे गिरी थी और कार में बताया जा रहा है कि 4 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है जिसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्लाईओवर से अनियंत्रित कार नीचे गिरी थी और इसमें 3 लोगों की मौत हुई। एक शख्स घायल हुआ जिसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सोनभद्र के सीएमओ को सस्पेंड किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश ठाकुर को निलंबित किया गया है और काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। प्रमुख सचिव ने सीएमओ को सस्पेंड किया है और 10 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोनभद्र का दौरा किया था और काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। परतापुर थाना इलाके में तलाशी के दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और जैन शिकंजी आउटलेट के मालिक से लूट करने के बाद बदमाश फरार हुए थे। कई अलग अलग जगहों पे भी इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया। शनिवार को पुलिस ने थाना टीपी नगर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों शातिर पुलिस को चकमा देकर फरार हुए थे, जिसके बाद तलाशी के दौरान दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस पर फायर उन्होंने कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों पे फायर किया और इन्हें शिकंजे में लिया। 4 लूट की घटनाएं तारीफ की गई थी, जिससे संबंधित 2 अभियुक्तों को थाना टीपी नगर पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर में जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, इन बदमाशों को इनके साथ ही पुलिस की कस्टडी से छुड़ा ले गए थे। इसके बाद से ही पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में कुल 4 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इन बदमाशों की चेकिंग और तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में नगर क्षेत्र की अपराध टीम और थाना टीपी नगर पुलिस के द्वारा आरएएफ कट के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक दिखने पे जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो उस बाइक के द्वारा अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी गई। टॉर्च की रोशनी में इनको पहचाना गया कि ये वही बदमाश है जो आज दोपहर में मेडिकल कराते समय फरार हुए। इनके भागने की सूचना आगे परतापुर पुलिस को दी गई, जिसपे इंस्पेक्टर परतापुर के द्वारा जब बैरियर लगा के काशीपुर के आगे चेकिंग की जा रही थी, इनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए पीएल शर्मा हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।